चलिए मान लीजिए कि दो वेक्टर दिया हुआ है, जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 7 और 5, 7 और 5। कहा जा रहा है कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा मैक्सिमम कब आएगा। मैक्सिमम जो है थीटा अगर 180, थीटा जो है 180 डिग्री यदि रहा तब तो कितना होगा बताइए। थीटा अगर 180 डिग्री है तो 7 - 5 कितना हो गया 2, 7 - 5 2 है ना। यानी रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगा, रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगा, रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगा वो 2 से कम नहीं हो सकता है, 2 से कम नहीं हो सकता है ना। यानी रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगा वह 2 से कम नहीं हो सकता है, 2 से कम नहीं हो सकता है, 2 से कम नहीं हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है। रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगा वो 2 से कम नहीं हो सकता है ना। और कितना से ज्यादा नहीं हो सकता है, और कितना से ज्यादा नहीं हो सकता है, बोलिए कितना से ज्यादा नहीं हो सकता। 12, ठीक है, 12 से ज्यादा नहीं हो सकता। एक ब्लॉक है, सपोज करो कि एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक पर 2 फोर्स लग रहा है। इस ब्लॉक पर कितना फोर्स लग रहा है, 2 फोर्स लग रहा है। एक फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का, एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। अगर 30 न्यूटन या 20 न्यूटन दोनों का दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में हो, इसी डायरेक्शन में 30 न्यूटन का भी लग रहा है फोर्स, इसी डायरेक्शन में 20 न्यूटन का भी फोर्स लग रहा है, ठीक है। देखिए इसी डायरेक्शन में 30 न्यूटन का भी फोर्स लग रहा है, इसी डायरेक्शन में 30 न्यूटन का भी फोर्स लग रहा है, और इसी डायरेक्शन में 20 न्यूटन का भी फोर्स लग रहा है ना, सेम डायरेक्शन में है ना। मान सपोज कर लो कि ये डायरेक्शन को ईस्ट नाम दे देते हैं, तो ईस्ट डायरेक्शन में जो है 30 न्यूटन का भी फोर्स लग रहा है और 20 न्यूटन का भी फोर्स लग रहा है ना। तो क्या बताए थे कि जब सेम डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया 30 न्यूटन, और फिर कितना है 20 न्यूटन। यानी सेम डायरेक्शन में जो है 30 न्यूटन का भी फोर्स लग रहा है और 20 न्यूटन का भी फोर्स लग रहा है। मैग्नीट्यूड कितना है 30 न्यूटन, मैग्नीट्यूड कितना है 30 न्यूटन, और कितना है 20 न्यूटन, है ना। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। चलिए तो दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स। तब हम आपको बतलाए थे कि जब भी सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स लगता है तो क्या किया जाता है। ऐसे तो आपको फॉर्मूला है ही आपके पास, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। नहीं, बोलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, बोलो है कि नहीं। जब सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यानी इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसी डायरेक्शन में फिर लग रहा है, तो बताओ कि थीटा कितना डिग्री, बताइए थीटा कितना डिग्री। दो वेक्टर के बीच का एंगल देखने के लिए, है ना, दो वेक्टर के बीच का एंगल देखने के लिए टेल से टेल कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट है कि नहीं। बताओ कि दोनों वेक्टर के बीच में कुछ एंगल है, बोलो इसी है। थोड़ा सा यदि ऐसे होता तो एंगल बनता ना, कॉर्नर बनता, बोलो एंगल मतलब कॉर्नर, ठीक है, एंगल बनता, लेकिन कॉर्नर बन रहा है, इंक्लिनेशन हो रहा है, इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस दैट इज कॉल्ड एंगल। बोलो इसी डायरेक्शन में लग रहा है, फिर इसी डायरेक्शन में लग रहा है ना। यानी थीटा 0 डिग्री है ना। थीटा कितना डिग्री 0 डिग्री, यानी थीटा कॉस थीटा, यानी कॉस कितना हो जाएगा 0 डिग्री। कॉस क्या हो जाएगा, बोलिए कॉस 0 डिग्री, है ना। तो हम बताए थे कि सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स लगता है तो इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंपली जोड़ दो 30 + 20, ठीक है, कितना हो गया 50 न्यूटन। यानी इसी डायरेक्शन में 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसी डायरेक्शन में 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, समझे। कोई ऑब्जेक्ट है, उसी डायरेक्शन में मान लो कि तुम 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ, कोई और 5 न्यूटन का फोर्स लगाता है, यानी डायरेक्शन सेम हो रहा है ना,
तो जो फोर्स है सिर्फ तुम ऐड कर दो वही आपका रिजल्टेंट हो जाएगा, है ना। यानी आपका टोटल फोर्स कितना लग रहा है 50 न्यूटन। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। चलिए यहां तक कोई परेशानी। तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा 50 न्यूटन, 50 न्यूटन आएगा। लेकिन अगर हम ऐसा कर दें, यही ब्लॉक है, यही ब्लॉक है, 30 न्यूटन का इस तरफ लगा दें, है ना, 30 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लगा दें, बात को समझ रहे हैं। 30 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और 20 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, 30 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में और 20 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस केस में आपका नेट फोर्स जो है हो जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, वही अगर हम 30 न्यूटन और 20 न्यूटन के बीच का एंगल कोई और रख दें, मतलब 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में कोई और रख दें, है ना, तो यह पक्की बात है कि रिजल्टेंट जो है 10 से बड़ा आएगा और 50 से छोटा आएगा। है ना। चलिए यहां देखिए, आपको क्या कहा जा रहा है, आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर 30 न्यूटन का फोर्स जो है, इस ऑब्जेक्ट पर 30 न्यूटन का फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है और 20 न्यूटन का फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है ना। 30 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है और 20 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि नेट फोर्स क्या होगा। ठीक है, नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स करने का मतलब है, ठीक है, कि जो उसका रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट क्या होगा, है ना, रिजल्टेंट क्या होगा। तो बताइए कि अगर हम एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और एक फोर्स जो इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, बोलिए, अगर हम एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, देख रहे हैं ना, तो बताइए कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है। जब टेल से टेल इसको कनेक्ट करोगे तो इसको यहां से उठा करके, है ना, इसको यहां से उठा करके और यहां अगर ला रहे हो, ठीक है, अगर इसको उठा करके यहां से उठा करके आप यहां ला रहे हैं, है ना, इसको यहां से उठा करके आप यहां ला रहे हैं, ठीक है, ये तो बताइए कि टेल से टेल कनेक्ट किए, किस लिए कनेक्ट किए टेल से टेल, इसलिए कनेक्ट किए टेल से टेल, है ना, ताकि जो है हमारा एंगल पता चल सके, हमारा एंगल पता चल सके कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री होता है। तो इसका जो है 180 डिग्री होता है ना। और अब जानते हैं कि cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है ना। तो ये √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा से भी अगर बनाओगे, ठीक है, अगर 2ab cos थीटा से भी अगर बनाते हो तब तुम्हारा रिजल्टेंट जो आएगा यानी नेट फोर्स जो आएगा वो 10 न्यूटन ही आएगा। वो नेट फोर्स कितना आएगा, 10 न्यूटन ही आएगा। ठीक है, यानी यह पक्की बात है आपका कि थीटा अगर 0 डिग्री किए तो रिजल्टेंट का वैल्यू मैक्सिमम 50 न्यूटन आया और रिजल्टेंट का, ठीक है, थीटा अगर 0 डिग्री किए, थीटा अगर 0 डिग्री किए तो रिजल्टेंट का जो वैल्यू आया मैक्सिमम 50 न्यूटन आया, है ना। और थीटा जब हम 180 डिग्री किए, थीटा कितना डिग्री किए, 180 डिग्री किए, तो मिनिमम वैल्यू हमारा आ गया कितना न्यूटन, 10 न्यूटन। यानी 10 न्यूटन से कम नहीं हो सकता है या 10 और 50 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। रिजल्टेंट का जो वैल्यू आएगा, रिजल्टेंट का जो वैल्यू आएगा
वो जो है क्या 50 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 50 से ज्यादा नहीं हो सकता है। और कितना, और बताओ 50 रिजल्टेंट का जो वैल्यू आया वो 50 से ज्यादा नहीं हो सकता है ना। और जो है कितना से कम नहीं हो सकता है, 10 न्यूटन से कम नहीं हो सकता, यानी 10 से कम नहीं हो सकता, यानी 10 से कम नहीं हो सकता है ना। रिजल्टेंट का जो वैल्यू है वो 10 से कम नहीं हो सकता है, रिजल्टेंट का जो वैल्यू है वो 10 से कम नहीं हो सकता है और 50 से ज्यादा नहीं हो सकता है ना। तो 50 कब आएगा, 50 कब आएगा, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। और अब मिनिमम कब आएगा, यानी 10 न्यूटन कब आएगा, जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ गए। अगर हम वेक्टर वर्ड का यूज ना करें, फोर्स वर्ड का यूज करें, तो फोर्स भी तो वेक्टर ही नहीं है, बोलिए, यानी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है तो आपको वेक्टर होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, वो तो वेक्टर होता है ना। तो अगर हम वेक्टर वर्ड न बोल करके फोर्स वर्ड बोले तो वह भी मान लीजिए कि वेक्टर ही है, नहीं। चलिए इसको देखिए, तो इस क्वेश्चन मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, देख रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन का फोर्स सामने की तरफ लग रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन का फोर्स सामने की तरफ लग रहा है। कितना न्यूटन, 10 न्यूटन। फिर दूसरा फोर्स लग रहा है इसी डायरेक्शन में, है ना, दूसरा फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो है वह 53 डिग्री है ना। अगर इस प्रकार का होता है, 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, अगर इस प्रकार का होता है 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगता और 5 न्यूटन का फोर्स इसी डायरेक्शन में लगता, यानी सेम डायरेक्शन में लगता है ना। तो दोनों वेक्टर, इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहां देखिए, आप लोग यहां देखिए, कहा जा रहा है आपसे कि दो वेक्टर है या दो फोर्स, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में, सपोज कर लो ईस्ट डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और 5 न्यूटन का फोर्स जो है, और 5 न्यूटन का फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है। और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो है 53 डिग्री, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 53 डिग्री है। आपसे कहा जा रहा है और 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 53 डिग्री है, कि अगर 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और 5 न्यूटन का फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगता, तो दोनों फोर्स जो है पैरेलल लगता ना, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लगता ना। तो सेम डायरेक्शन के लिए क्या करते आप, 10 + 5 15 करते ना, बोलिए। अगर सेम डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, वो ऐड कर देते, वही आपका आंसर आ जाता। आंसर आता कि नहीं आता, यानी दोनों जब पैरेलल होता, दोनों फोर्स अगर पैरेलल होता तो थीटा हमारा 0 डिग्री होता। थीटा क्या होता,
0 डिग्री होता। अगर सपोज कर लीजिए कि वो 180 डिग्री रहता, एक फोर्स 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में और 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में, तब तो थीटा जो है अगर दोनों का एक दूसरे का अपोजिट है तो थीटा तो 180 डिग्री हो जाएगा ना, बोलिए। नहीं, तो जब थीटा 180 डिग्री है तब तो सबसे मिनिमम होगा फोर्स, सबसे मिनिमम फोर्स लगेगा। बोलिए 10 - 5 कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन का, यानी इस पे नेट फोर्स जो है, यानी इसका रिजल्टेंट जो है, ठीक है, इसका रिजल्टेंट जो है, मान लो कि सपोज कर लो कोई ऑब्जेक्ट है जो इस डायरेक्शन में, ठीक है, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, इस डायरेक्शन में उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इसका जो फोर्स जो आप 10 न्यूटन का लगा रहे हैं, तो रिजल्टेंट क्या है, 5 न्यूटन। रिजल्टेंट जो आएगा आपका कितना आएगा, 5 न्यूटन, यानी इस डायरेक्शन में आपको 5 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है। क्योंकि 5 न्यूटन का फोर्स तो आपके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट पर अब 10 न्यूटन का फोर्स इधर भी लगाने लगे, फिर इसी डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स और कोई लगाने लगे, तो ये तेजी भागने लगेगा कि नहीं, ये ऑब्जेक्ट तेजी भागने लगेगा कि नहीं, बोलो। और वही अगर 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हो और 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाने लगे कोई, बोलिए 5 न्यूटन का फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगाने लगे कोई, तो 5 न्यूटन के फोर्स से आगे इसको धक्का दिया जा रहा है ना, नहीं, यानी रिजल्टेंट कितना आ रहा है, 5 न्यूटन। उसी प्रकार से अगर 10 न्यूटन का फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है और 5 न्यूटन का फोर्स भी इसी डायरेक्शन में अगर लगता, इसी डायरेक्शन में लगता, ठीक है, तो 10 और 5 कितना हो जाता, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और अगर 180 डिग्री देखते तो 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में और 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में, आपका नेट फोर्स जो हो जाता वो कितना हो जाता, 5 न्यूटन। कितना हो जाता, 5 न्यूटन, है ना। यानी मैक्सिमम 15 न्यूटन होगा और मिनिमम कितना होगा, 5 न्यूटन, 53 डिग्री, ठीक है, 53 डिग्री है। तो यानी रिजल्टेंट जो आएगा वो 15 और 5 के बीच में आएगा, है ना, 15 और 5 के बीच में आएगा। देखिए निकालिए, तो रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, बोलिए इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगेगा। अब कहा जा रहा है लोग बच्चे को कि सर ये क्या हो गया, कोई ऑब्जेक्ट यहां है, इस पर 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में आप लगा रहे हैं और 5 न्यूटन का फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि इसको पकड़ के 10 न्यूटन का इधर खींचने लगी और 5 न्यूटन का इस डायरेक्शन में खींचने लगी, है ना। तो ये बेचारा ये ऑब्जेक्ट जो है कहां जाएगा, बताइए, इस ऑब्जेक्ट जानते हैं कहां जाएगा, इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। बात को समझे। अगर ये 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और इधर भी आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा देते, यानी दोनों सेम न्यूटन का फोर्स अगर आप लगाते, तो ऑब्जेक्ट जो है इसके और इसके, ऑब्जेक्ट इसके और इसके बीचों बीच चलता, ऐसे चलता, समझ गए। ऑब्जेक्ट बीचों बीच चलता, इधर से इधर भागता, ऑब्जेक्ट जो इधर भागता, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि ये 10 न्यूटन और ये भी 10 न्यूटन, है ना। इसको भी, इस ऑब्जेक्ट को मान लीजिए कोई चीज है, इसको 10 न्यूटन के इधर खींचने लगी और 10 न्यूटन का फोर्स से इधर खींचने लगी, है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट है पता है बीचों बीच इधर भागेगा, नहीं इधर ही जाएगा, इस पर जाएगा, नहीं इस पर जाएगा, ये भागने लगेगा इधर। क्यों, बीचों बीच, ये बीचों बीच जाएगा, ये दोनों वेक्टर के बीचों बीच, है ना, जाएगा। अगर ये 10 न्यूटन या 5 न्यूटन का है तो, लेकिन यहां क्या है, यहां क्या है, एक 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, एक 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट है
ये जो ऑब्जेक्ट है 10 न्यूटन की तरफ आएगा कि ज्यादा 5 न्यूटन की तरफ जाएगा? ये ऑब्जेक्ट जो है ज्यादा 10 न्यूटन की तरफ आएगा या ज्यादा 5 न्यूटन की तरफ जाएगा? ये ऑब्जेक्ट जो है 5 न्यूटन की तरफ जाएगा या ज्यादा 10 न्यूटन की तरफ जाएगा? ये फोर्स जो है इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, ठीक है। तो अब इसमें ये पहचानना है आपको, इसमें ये देखना है कि बड़ा कौन है, 10 न्यूटन बड़ा है कि 5 न्यूटन बड़ा है? इसमें बड़ा कौन है जो देखो, ठीक है। इसमें देखिए कि बड़ा कौन है, आपका आंसर होगा कि 10 न्यूटन बड़ा है। 10 न्यूटन फोर्स ज्यादा है, 10 न्यूटन फोर्स ज्यादा है, ये ना कहोगे कि 10 न्यूटन का फोर्स हम लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का फोर्स वो लगा रहा है ना। 10 न्यूटन का फोर्स, तो ज्यादा फोर्स किधर लग रहा है? इस डायरेक्शन में। ज्यादा फोर्स कौन है? ये इस डायरेक्शन में लग रहा है। 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में, 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में। बेचारा ऑब्जेक्ट कहाँ इधर खींचने लगा 10 न्यूटन के, इधर खींचने लगा 5 न्यूटन के। बताओ ये ऑब्जेक्ट जो है कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, है ना। बीचों बीच तो जा नहीं सकता, इसलिए नहीं जा सकता कि जो है दोनों, जो है आपका एक 10 न्यूटन लग रहा है, एक 5 न्यूटन लग रहा है, एक फोर्स ज्यादा लग रहा है, एक फोर्स कम लग रहा है ना। तो ऑब्जेक्ट बेचारा किधर जाएगा, इधर ज्यादा जाएगा या इधर ज्यादा जाएगा? बोलिए। तो हम इसमें देखेंगे कि ज्यादा फोर्स किधर है, किधर मैग्नीट्यूड दोनों फोर्स का सबसे ज्यादा किसका है? मैग्नीट्यूड जो है दोनों फोर्स में सबसे ज्यादा क्या है? तो आपका आंसर होगा 10 न्यूटन का ज्यादा है। यही है ना कि 10 न्यूटन का ज्यादा फोर्स लग रहा है। तो एक बात याद कर लीजिए, जो फोर्स बड़ा होगा नेट फोर्स उसके नजदीक होगा, ठीक है। जो फोर्स बड़ा होगा, जो फोर्स बड़ा होगा नेट फोर्स उसके नजदीक होगा। नेट फोर्स उसके नजदीक होगा मतलब रिजल्टेंट उसका नजदीक होगा, रिजल्टेंट उसका नजदीक होगा मतलब बेचारा कोई ऑब्जेक्ट को, मान लो कि एक डॉग है, एक कोई डॉग को कोई 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाने लगे और लगा करके खींचने लगे, और कोई 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा करके खींचने लगे, तो बेचारा किधर जाएगा, वो किधर जाएगा? बीचों बीच तो जा नहीं सकता, कहा कि 10 न्यूटन इधर है, 10 न्यूटन अगर इधर लगाते तब ये जो है बिल्कुल बीचों बीच चलते रहता है ना, नहीं जाएगा बीचों बीच। तो आपको देखना है कि इसमें बड़ा कौन है। जो फोर्स बड़ा है, 10 न्यूटन का फोर्स बड़ा है, तो ये जो है आपको जो है इधर होगा ज्यादा, ठीक है, इधर ज्यादा होगा, इधर क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी इसका रिजल्टेंट जो होगा इधर ज्यादा होगा, यानी इसका जो रिजल्टेंट होगा वो किधर होगा, इधर ज्यादा होगा, इधर कम होगा, इधर कम होगा और इधर क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी इसका एफ नेट जो है इस डायरेक्शन में होगा, बीचों बीच नहीं हो सकता, ज्यादा इधर होगा, ज्यादा इधर होगा, है ना, बीचों बीच नहीं हो सकता, क्योंकि इधर भी 10 न्यूटन, अगर इधर भी 10 न्यूटन लगता तब फोर्स जो है तब बेचारा इसको इधर लेते जाता, इधर लेते जाता, इधर लेते जाता। लेकिन दोनों दो फोर्स लग रहा है, दो तरफ का मैग्नीट्यूड अंतर है, तो जो ज्यादा होगा उसका रिजल्टेंट फोर्स जो है उसके नजदीक होगा, रिजल्टेंट फोर्स जो है उसके नजदीक होगा, यानी एफ नेट जो है नेट फोर्स, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, नेट फोर्स। फिजिक्स के भाषा में नेट फोर्स जो है इसके नजदीक होगा, 10 न्यूटन के नजदीक होगा। समझ में आई बात को? चलिए, एफ नेट आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड एफ नेट। आपसे पूछा जा रहा है नेट फोर्स क्या होगा, इसका मतलब है कि दोनों फोर्स का सम क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है एफ नेट क्या होगा, यानी दोनों फोर्स का सम क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि एफ नेट क्या होगा, यानी नेट फोर्स क्या होगा। नेट फोर्स क्या होगा मतलब रिजल्टेंट क्या होगा। चलिए यहां देखिए, 10 न्यूटन और ये 5 न्यूटन। अब बताइए कि हम बताए थे कि दो वेक्टर को जब ऐड करते हैं, जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो एक के हेड में दूसरे का टेल को कनेक्ट किया जाता है ना। बोलिए, एक के हेड में दूसरे का टेल को कनेक्ट किया जाता है। अगर सपोज कर लो कि ये वेक्टर ए है ना, जिसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, और ये वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है
है ना। अब आपसे कहा जा रहा है कि रिजल्टेंट क्या होगा, फाइंड एफ नेट क्या होगा। फाइंड एफ नेट का मतलब कि दोनों का सम क्या होगा, है ना, दोनों का सम क्या होगा। तो दोनों वेक्टर का सम क्या होगा, इसको निकालने के लिए हम क्या बतलाए थे आपको, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला बतलाए थे ना। ऐसे भी इसको अगर वेक्टर ए इधर है तो जो है उसी को पैरेलली आप यहाँ पर शिफ्ट करते हो, है ना। यहाँ पर अगर पैरेलली इसको शिफ्ट करते हो, बोलो अगर पैरेलली शिफ्ट करते हो यानी वेक्टर बी को उठा करके वेक्टर डी को यहाँ ले आते हैं तो यही ना आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। बोलिए यही रिजल्टेंट ना होगा। एक के हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट हुआ कि नहीं, एक के हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट हुआ कि नहीं, बोलो एक के हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल है, एक के हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट है ना। यानी इसका जो इसका वैल्यू तो हम बताए थे ना लाने के लिए, क्या रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बताए थे कि नहीं। बोलिए एक जगह पर बोलो क्या, रूट अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, है ना। ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, बी का मैग्नीट्यूड क्या है, बी का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, नहीं बोलिए बी का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन। तो 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 कॉस कितना 53 डिग्री। चलिए इतना बनाइए, इतना आप लोग बनाइए। इसको क्लियर से लिख देते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर समझ गए। अब यहां देखिए, अब यहां देखिए क्या मैंने बताया, 10 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 2 इंटू 10 10 इंटू 5 cos 53 डिग्री। अब आप जो है इसका भी सोल्व करना जानते हैं 100, इसका भी सोल्व करना जानते हैं 100, इसको भी आप सोल्व करना जानते हैं 25, है ना, प्लस 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, बोलो 20 इंटू 5 इंटू, ठीक है 5 इंटू cos 53 डिग्री, 5 इंटू cos 53 डिग्री, है ना, 5 इंटू cos 53 डिग्री। cos 53 डिग्री का वैल्यू पता है क्या होता है, 3/5। कितना होता है 3/5। cos 53 डिग्री का वैल्यू 3/5 होता है। ठीक है, आज याद कर लीजिए cos 53 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 3/5। ठीक है, चलो अब इसको सोल्व कर लो, ये तो 100 हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा, है ना, प्लस अब बताओ यहां देखो 20 इंटू 5, है ना, ये 5 से 5 खत्म कर दो, कैंसिल कर दिए, कितना हो गया 20 इंटू 3 कितने, 20 इंटू 3 कितना हो गया 60। हुआ कि नहीं, बोलिए। अब रूट अंडर 100 प्लस 25, 100 प्लस 25 प्लस 60 cos 53/5, रूट अंडर 185 न्यूटन आ गया। यह आपका 13 पॉइंट समथिंग आएगा, यह आपका कितना आएगा 13 पॉइंट समथिंग, जो वैल्यू आएगा इसका आपका ये आ जाएगा 13 पॉइंट समथिंग, है ना, 13 आया ना। मैंने क्या बोला था कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा, जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो 5 से छोटा नहीं हो सकता, 5 से छोटा नहीं हो सकता,
है ना, और 15 से बड़ा नहीं हो सकता। 13 आया ना, 13 पॉइंट समथिंग आया ना, बोलिए ये 15 से ज्यादा है क्या? नहीं ना। 15 से ज्यादा है क्या 13? नहीं ना। यानी 15 से ज्यादा नहीं हो सकता है और 5 से छोटा नहीं हो सकता। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आपका इस प्रकार है। यह कोई ऑब्जेक्ट है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए उसके बाद हम बताते हैं, है ना। यह कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन का फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है। इस ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। कितना न्यूटन? 10 न्यूटन। दूसरा फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है ना। दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसको F1 बोल दो और इसको F2 बोल दो। इसको F1 बोल दीजिए और इसको F2 बोल दीजिए। ठीक है। दोनों फोर्स के बीच का एंगल जो है, नहीं, दोनों फोर्स के बीच का एंगल जो है वो 120 डिग्री है। एक फोर्स जो इस डायरेक्शन में लग रहा है 10 न्यूटन का, और एक फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है 10 न्यूटन का। ठीक है। ये दोनों फोर्स के बीच का एंगल जो है, फोर्स तो वेक्टर है ना, तो वेक्टर भी बोल सकते हैं। ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो 120 डिग्री है। बताओ, एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर कोई 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दे और कोई 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दे, है ना, तो पता है ये ऑब्जेक्ट किधर चलने लगेगा? इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच, इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच इधर भागने लगेगा। समझ गए? अगर ये 15 न्यूटन का फोर्स लगता है इधर, तो ये थोड़ा सा इधर भागता है, ये इसके तरफ ज्यादा भागता है, इसके तरफ ज्यादा भागता, इसके तरफ ज्यादा भागेगा। अगर ये 20 न्यूटन का फोर्स लगाता तो इसके तरफ ज्यादा भागता, है ना, बिल्कुल बीचों बीच नहीं रहता, इसके तरफ थोड़ा सा ज्यादा भागता, थोड़ा सा ज्यादा जाता इसके तरफ। समझ में आ रहा है? तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। अगर मान लीजिए कि 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगता और 10 न्यूटन का फोर्स इसी डायरेक्शन में अगर लगता, तो टोटल कितना हो जाता? 20 न्यूटन। यानी ये तो मैक्सिमम बतला रहा है ना। जब थीटा 0 डिग्री होता है तो मैक्सिमम वैल्यू होता है ना रिजल्टेंट का। बोलिए, तो इसी डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स लगने लगता ना। क्या इससे भी ज्यादा लग सकता है? नहीं, इससे ज्यादा नहीं लग सकता फोर्स। सबसे कम कब लगेगा? सबसे कम कब लगेगा? जब थीटा 0 डिग्री है तो सबसे ज्यादा लग रहा है। और सबसे कम कब फोर्स लगेगा बताइए? जब जो है 10 न्यूटन का फोर्स इधर है और 10 न्यूटन का फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है। यानी थीटा 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री होगा तब जो है से, यानी कोई ऑब्जेक्ट जो है इधर 10 न्यूटन लग रहा है और इधर 10 न्यूटन लग रहा है। बताओ, वो ऑब्जेक्ट कहीं जाने वाला ही नहीं, वो ऑब्जेक्ट कहीं जाएगा ही नहीं, है ना। खींचो ना, कोई ऑब्जेक्ट को इधर खींचो 10 न्यूटन और 10 न्यूटन आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में खींचो, वो बेचारा ऑब्जेक्ट वहीं पर रहेगा, है ना। यानी थीटा 180 डिग्री जब होता है तो जो रिजल्टेंट आता है, जो एफ नेट आता है,
नेट फोर्स जो आता है, रिजल्टेंट फोर्स जो आता है ना, वो कितना आ जाएगा आपका, रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा होगा 0 डिग्री हो जाएगा। यानी 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन कितना न्यूटन, 0 न्यूटन। यानी इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, कहीं जाएगा ही नहीं, कहीं मूव नहीं करेगा। बात को समझ में आ रहा है? कब? जब थीटा 180 डिग्री होगा तब, जब थीटा 180 डिग्री होगा उस कंडीशन में। यानी यहां जीरो से 10 माइनस 10 करके देख लो, सबसे कम रिजल्टेंट कब आ सकता है। थीटा को बदलते जाओ, थीटा को बदलते जाइए, थीटा को बदलते जाइए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता है। कैसे निकालें जीरो, कैसे निकालें? 10 माइनस 10 कर दी, थीटा को हम 180 डिग्री रखे, थीटा को 180 डिग्री रखे, जब थीटा 180 डिग्री होगा, ठीक है, थीटा 180 डिग्री होगा तो एक दूसरे के अपोजिट होगा ना। और एक दूसरे के अपोजिट के लिए बताए थे कि कुछ ना करो, ठीक है, दोनों को माइनस कर दो, ये माइनस बी, यानी 10 माइनस 10, यानी 0 से छोटा नहीं हो सकता है और 20 से बड़ा नहीं हो सकता। इसका रिजल्टेंट का जो वैल्यू आएगा, इसका रिजल्टेंट का जो वैल्यू आएगा, समझ आ गया, वो 20 से, रिजल्टेंट का जो वैल्यू आएगा वो 20 से बड़ा नहीं हो सकता है और 0 से छोटा नहीं हो सकता। समझ आया? अगर थीटा 0 डिग्री भी कर दोगे तो 20 न्यूटन आएगा, थीटा 180 डिग्री कर दोगे तो मैक्सिमम कितना आएगा, 0 आएगा, सॉरी मिनिमम कितना आएगा, 0 आएगा, और मैक्सिमम कितना आएगा, 20 आएगा। समझ में आई बात को? तो यहां जो है एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, अब दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 120 डिग्री है ना। 180 डिग्री तो नहीं है, 0 डिग्री नहीं है, 0 डिग्री 180 डिग्री के बीच में है ना। तो इसका जो वैल्यू आएगा, रिजल्टेंट का जो वैल्यू आएगा, है ना, रिजल्टेंट का जो वैल्यू आएगा 20 से तो छोटा आएगा, 20 से तो छोटा आएगा, लेकिन 0 से बड़ा आएगा, लेकिन 0 से बड़ा आएगा, 0 से छोटा नहीं हो सकता। चलो बोलो, या दोनों फोर्स के बीचों बीच होगा, यानी 10 न्यूटन और 10 न्यूटन के बीचों बीच होगा। बोलो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच होगा। आपको पता करना है नेट फोर्स क्या होगा, यानी रिजल्टेंट क्या होगा। चलिए, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला हम बताए थे आपको, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। चलिए यहां तक क्लियर है। अब देखिए यहां तक सभी को कोई दिक्कत नहीं। इसका रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि इधर भी 10 न्यूटन इधर भी 10 न्यूटन, तो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, बीचों बीच आएगा, है ना। रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला हम क्या बताए थे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए की जगह पर क्या पुट करोगे, 10 न्यूटन, बी की जगह पर क्या पुट करोगे, 10 न्यूटन, है ना, पुट कर दीजिए। रूट अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 कॉस कितना डिग्री, 120 डिग्री। चलो, रूट अंडर 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 प्लस 100 प्लस कितना होगा, 100 दूनी 200 कॉस 120 डिग्री, है ना। बोलिए, बोलो, अब क्या होगा, 100 कितना हो गया, 200 प्लस 200 cos 120 डिग्री का वैल्यू पता है क्या होता है, cos 120 डिग्री का -1/2, 1/2 -1/2। चलो इसको काट दो, कितना हो जाएगा,
100 आएगा, 100 में 200, 200। अब देखो माइनस 100, 200 माइनस 100 करोगे तो क्या होगा, जल्दी बताओ। 200 में से 100 जाएगा तो कितना होगा, 100। 100 का रूट कितना होगा, 10 न्यूटन। नेट फोर्स इस पर कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। इसका नेट फोर्स कितना है, नहीं दिखा दे रहा। नेट फोर्स कितना आ गया, 10 न्यूटन। 10 माइनस 10 करिएगा तो क्या होगा, 0। 0 से बड़ा आया। 10 प्लस 10 कीजिएगा, थीटा जब 180 डिग्री रखिएगा तब तो 10 माइनस 10 करना पड़ेगा, और जब थीटा 0 डिग्री रखिएगा तो 10 प्लस 10 करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन। 20 से बड़ा छोटा आया ना, 20 से बड़ा आया नहीं ना। चलिए कर देते हैं, फिर से आपको सही ढंग से लिख देते हैं। अब यहां देखिए, 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था और 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, और थीटा 180 डिग्री दे दिया था। थीटा 180 डिग्री कहने का मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 120 डिग्री है ना। थीटा 120 डिग्री दे दिया था। आपसे पूछा जा रहा था कि नेट फोर्स क्या होगा। जैसे नेट फोर्स वर्ड यूज करें, है ना, नेट फोर्स का ये मतलब बताने के लिए कहा जा रहा है, तो आप एक दिमाग में रखिए कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा, है ना। रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको हम बतलाए थे कि रिजल्टेंट इसको कैसे निकाला जाता है ना। रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है ये तो हम आपको बतला चुके हैं। बोलिए, ये तो हम आपको बतला चुके हैं। 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और आपसे पूछा जा रहा है कि नेट फोर्स इसका क्या होगा, ठीक है, यानी इसका रिजल्टेंट क्या होगा। समझ में आ रहा है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम आपको फार्मूला बता ही दिए हैं, ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। इतना तक तो आप क्लियर हो गए। हाँ, जब 0 डिग्री होता है तो दोनों वेक्टर को ऐड कर दीजिए, जब 180 डिग्री है तो जैसे उसको माइनस कर दीजिए, है ना। रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करिए, ऐसे रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला आप इस पर बनाइए, है ना। रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला आप इस पर पुट कीजिए, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पर। जब दोनों पर आप पुट कीजिएगा, है ना, यानी इस फार्मूला पर आप पुट करते हैं तो रिजल्टेंट आपका आ जाएगा। तो मैक्सिमम कब रिजल्टेंट होगा और मिनिमम कब रिजल्टेंट होगा आपको पता हो गया, है ना। कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री होगा तो मैक्सिमम होगा, और जब थीटा 180 डिग्री होगा तो क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी यही रिजल्टेंट 0 से जो है छोटा नहीं हो सकता था, है ना, 0 से छोटा नहीं हो सकता था और 20 से बड़ा नहीं हो सकता था। जब हमने रिजल्टेंट निकाला तो 10 न्यूटन आया। 10 न्यूटन हमको ये पता चल रहा है ना, 10 न्यूटन हमको ये दिख रहा है कि जो है ये 0 से छोटा नहीं है, 0 से छोटा नहीं है और जो है 20 से बड़ा नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया। 20 कैसे, जब थीटा 0 डिग्री हो, तो वेक्टर ए भी इधर, वेक्टर बी भी इधर, तो ये दोनों वेक्टर को जोड़ दो। जब थीटा 0 डिग्री रहने पर, थीटा को 0 डिग्री रहने पर, है ना, तो इसका रिजल्टेंट कितना आ गया, 10 न्यूटन। चलिए यहां तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक पार्टिकल है, दिखाई दे रहा है, यह एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। चलिए नोट कीजिए कॉपी पर, इस पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसका मैग्नीट्यूड F देके 0 दे दीजिए, है ना। एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए F0 है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। F देके 0 दे दीजिए, F0 उसको कहा जाता है। अब इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा। जब फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका जो डायरेक्शन है, रिजल्टिंग का जो डायरेक्शन होगा वो बिल्कुल बीचों बीच होगा,
बिल्कुल बीचों बीच होगा। ठीक है, न थोड़ा सा इधर होगा और न थोड़ा सा इधर होगा। समझ में आ रहा? न थोड़ा सा इधर होगा और न थोड़ा सा इधर होगा, बिल्कुल बीचों बीच होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड सेम है ना, मैग्नीट्यूड सेम है। 10 न्यूटन का सपोज लो करो इधर भी लग रहा है और 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में भी लग रहा है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट का जो रिजल्टेंट होगा उसका डायरेक्शन जो होगा बीचों बीच होगा, है ना। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से इसको खींचना शुरू कर दो और इसी ऑब्जेक्ट को यहां भी खींचना शुरू कर दो, ये भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा दो और इस पर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा दो, तो ये बिल्कुल बीचों बीच चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, एकदम बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, ये तो ठीक है, ये बिल्कुल बीचों बीच चलेगा। समझ में आया? और वही अगर ये इधर 50 न्यूटन का फोर्स लगा दो, 50 न्यूटन का फोर्स इधर खींचने लगो, तो ये 50 न्यूटन की तरफ से ये ऑब्जेक्ट ज्यादा जाएगा, है ना, यानी इसका रिजल्टेंट इधर हो जाएगा, बीचों बीच नहीं रहेगा। क्लियर? तो कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है F0 का इस डायरेक्शन में और F0 का इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन तो दोनों का अंतर है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। और दोनों का जो बीच का एंगल है, ये दोनों फोर्स लगाने के बीच का एंगल जो है वो कितना है? थीटा। ठीक है, थीटा है, यानी कुछ ना कुछ एंगल है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? रिजल्टेंट इसका बीचों बीच होगा कि नहीं होगा? अगर दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का नहीं होता तो रिजल्टेंट जो आता वह किसके नजदीक होता? बोलिए। अगर दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का नहीं होता तो रिजल्टेंट जो आता वह किसके नजदीक होता? तो जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उस वेक्टर के नजदीक ज्यादा होगा रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। इतना तक तो क्लियर हो गया आप लोग को? आपसे पूछा जा रहा है कि नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है कि नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, है ना। तो बताइए नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, यही आपको बतलाना है ना। अगर इन दोनों फोर्स एक साथ लगा दिया जाए तो नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? अगर इन दोनों फोर्स को एक साथ लगा दिया जाए तो नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि दोनों फोर्स को अगर इन दोनों फोर्स को अगर एक साथ लगा दिया जाए तो नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, है ना। तो आपको देखने से यही पता चल रहा है कि दो वेक्टर है तो उसको जोड़ दिया जाए तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा, है ना। दोनों वेक्टर को अगर ऐड कर दिया जाए तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला भी हम आपको बतलाए थे, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। बोलो, बताए थे ना, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। बोलो नहीं? अब आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए, अब आप इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए। a² यानी F0² प्लस b² यानी F0²। ठीक है, पहले देख लीजिए यहाँ F0² प्लस F0² प्लस 2 इंटू ए की जगह पर F0, बी की जगह पर F0 cos थीटा, थीटा की जगह पर थीटा, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये तो कर ही लीजिएगा आप लोग। चलिए यहां तक कीजिए आप लोग। अब आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट हो गया।
यहां देखिए, यहां देखिए, दिखाई दे रहा है, सभी को दिखाई दे रहा है ना। यहां देखिए 2f0 स्क्वायर, 2f0 स्क्वायर और 2f0 स्क्वायर, इसमें भी 2f0 स्क्वायर है और इसमें भी 2f0 स्क्वायर है ना। तो 2f0 स्क्वायर को हम कॉमन ले लिए, है ना। कहिएगा कि सर तो जो है रिजल्टेंट जो है हम जानते हैं निकालना, कोई दिक्कत नहीं, बस हम सिर्फ कैलकुलेशन आपको बतला रहे हैं। 2f0 स्क्वायर इसमें भी है, 2f0 स्क्वायर इसमें भी है कि नहीं, बोलो। तो 2f0 स्क्वायर को अगर कॉमन ले लेते हैं, 2f0 स्क्वायर को अगर आप कॉमन ले लेते हो तो 2f0 स्क्वायर से कॉमन का मतलब कि 2f0 स्क्वायर को में अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा। बोलो 2f0 स्क्वायर को डिवाइड कीजिए 2f0 स्क्वायर से, है ना, यानी 2 को डिवाइड करो 2 से तो क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं। ठीक उसी प्रकार से यहां पर देखिए कि 2f0 स्क्वायर इसमें भी है, 2f0 स्क्वायर इसमें भी है ना। 2f0 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, जब दोनों में मिलता है तो वो कॉमन हो जाता है। अब बताइए कि इस 2f0 स्क्वायर को अब अगर आप कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, बताओ यहाँ क्या बचा, 1 बचा, है ना। प्लस 2f0 स्क्वायर को डिवाइड कीजिए तो क्या होगा, 1 होगा। कॉस थीटा था तो कॉस थीटा। क्लियर हुआ, नहीं क्लियर नहीं हुआ अभी तक, बोलिए। 2f0 स्क्वायर इसमें भी है, 2f0 स्क्वायर इसमें भी है, 2f0 स्क्वायर को हम कॉमन ले लिए, बोलिए। 2f0 स्क्वायर को जब हम कॉमन ले लिए तो यानी इसी को 2f0 स्क्वायर से अगर हम भाग दे दें तो कितना होगा। कॉमन का मतलब क्या, कॉमन का मतलब क्या, बोलिए। कॉमन का मतलब कि जो है उसमें से उसको डिवाइड कर दीजिए, है ना। यानी 2f0 स्क्वायर अगर कॉमन लिए हैं तो 2f0 स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए इसको, ठीक है। तो कॉमन का मतलब क्या, कॉमन का मतलब कि जैसे 2 + 2, 2 + 2, 2 + 2, ठीक है, 2 + 2, 2 कॉमन ले लो तो 2 में 2 से भाग पड़ेगा, 1 प्लस क्या होगा, 1 प्लस 2 कॉमन ले लो तो 2 में 2 से भाग दोगे तो क्या होगा, 1 होगा। यानी 1 प्लस, ठीक है, इसमें ये भी 2 कॉमन ले लियो, 1 + 1, ठीक है, 1 + 1। अब देखो 2 गुना 1 + 1 क्या करोगे, 2, यानी 2 2 जा कितना हो गया, 4। यहाँ भी क्या होता था, 2 2 जा 2 + 2 4। बस लिखने का ढंग है, लिखने का ढंग है, अंतर नहीं कुछ आता है। तो 2f0 स्क्वायर इसमें भी है, 2f0 स्क्वायर इसमें भी है ना। इसको करने का मतलब हमको ये हुआ, है ना, कॉमन लेने का मतलब ये हुआ कि हमको कुछ इस जब इतना हम ले आएंगे, जब हम इतना ले आएंगे तो हमको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, है ना। इसको हम सॉल्व कर पाएंगे, समझ में आया, है यही चीज। 2f0 स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है। जब तक हम इस वैल्यू, इस रूप में इसको नहीं लाएंगे, इस रूप में अगर हम इसको नहीं लाएंगे 1 + cos थीटा के रूप में, जब तक कि हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, समझ में आया। तो इसीलिए चीज वही है, चीज वही लिखा हुआ है। इसका मतलब इसको भी जब अगर आप सोल्व करोगे तो यही होगा, ठीक है। देखो ना 2f0 स्क्वायर को जो ऐसे 1 से अति करोगे तो क्या हो जाएगा, 2f0 स्क्वायर आ जाएगा। बोलो 2f0 स्क्वायर को जो ऐसे इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2f0 स्क्वायर cos थीटा आ जाएगा, 2f0 स्क्वायर cos थीटा आ गया। बोलो, यानी सेम यही है, सेम यही चीज है, सिर्फ लिखने का रूप बदले। क्यों रूप बदले, इसलिए रूप बदले कि जैसे ही हमको इस वैल्यू आ जाएगा, इसका जब ये जब आ जाएगा 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा, तो हमको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, समझ में आया। ऐसा नहीं पढ़ सकते हैं,
हम ऐसे नहीं बढ़ सकते। तो कहोगे कॉमन क्यों लिए? तो कॉमन हम इसलिए लिए ताकि इसको इस रूप में लाया जा सके, इसको इस रूप में लाया जा सके। अगर 1 प्लस cos थीटा के रूप में नहीं आता, ठीक है वही चीज, इसको लिख दो या इसको लिख दो, अंतर है कुछ? बोलो नहीं ना। चलिए इसको लिख दीजिए या इसको लिख दीजिए, कोई अंतर होने वाला नहीं है। कॉमन लेने से कोई अंतर नहीं होता है, सिर्फ ये होता है आपका कि जो है ये 1 प्लस cos थीटा ले आए हैं हम, तो इसको हमको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। समझ में आया? इसको आगे हम इसको लेके जा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो 2f नॉट स्क्वायर कॉमन ले लिए, ठीक है। जब इसमें डिवाइड कर दीजिएगा 2f नॉट स्क्वायर से तो 1 आएगा, 2f नॉट स्क्वायर से इसमें डिवाइड करिएगा तो 1 आएगा इनटू cos थीटा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए यहां एक चीज और आपको हम बताना चाहते हैं, क्या देखिए, अब 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा या cos थीटा, अच्छा 1 प्लस cos थीटा नहीं, सॉरी 1 cos थीटा, 1 cos थीटा या cos थीटा, बात बराबर है ना? बोलो cos थीटा लिखो या 1 प्लस cos थीटा लिखो, सॉरी 1 cos थीटा लिखो या cos थीटा लिखो, बात बराबर है ना? बोलिए। तो 2f नॉट स्क्वायर प्लस, सॉरी 2f नॉट स्क्वायर है ना, 2f नॉट स्क्वायर तो हम लोग कॉमन ले लिए, 1 प्लस cos थीटा आ गया, 1 प्लस cos थीटा आ गया। 2f नॉट स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लिए, 1 प्लस क्या आ गया? cos थीटा आ गया, है ना? 1 प्लस cos थीटा आ गया। 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ में आया? क्या होता है? 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। चलिए 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। We know that 1 plus cos theta equals to 2 cos square theta by 2। ठीक है। अब cos थीटा की जगह पर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को पुट कर दो, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को पुट कर दो, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को पुट कर दीजिए। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस cos थीटा का वैल्यू होता है। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां देखिए, यहां देखिए आप लोग, इसमें क्या आ गया? इसमें क्या प्रॉब्लम आया? 4f नॉट स्क्वायर आया, 2 टू जा कितना होता है? 2 टू जा कितना होता है? बोलिए 4 होता है ना? f नॉट स्क्वायर बोलो, cos स्क्वायर थीटा बाई 2, cos स्क्वायर थीटा बाई 2। कोई दिक्कत यहां तक? बोलिए। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं? 2f नॉट cos थीटा बाई 2, 2f नॉट cos थीटा बाई 2, 2f नॉट cos थीटा बाई 2।
क्या होता है? 4 का रूट क्या होता है? 2। 4 का रूट क्या होता है? 2। और स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा 2f0 cos थीटा बाई 2। अब यहां देखिए, यहां तक आप लोग को क्लियर है? 2f0 cos थीटा बाई 2 है ना? 4 का रूट क्या होता है? 2। स्क्वायर से क्या होगा? रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2f0 cos थीटा बाई 2। ठीक है, तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है, उसका वैल्यू आ गया 2 टाइम्स f0 cos थीटा बाई 2। 2 टाइम्स f0 cos थीटा बाई 2 है ना? हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका वैल्यू आ गया क्या? 2 टाइम्स f0 cos थीटा बाई 2। हाँ, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इसको, हाँ यहां तक भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने भी बिल्कुल, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिए, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए तो इसका वैल्यू आ गया। ये कुछ था नहीं, जो था सिर्फ थोड़ा सा हम लोग इसको आगे बढ़ाएं, और तो कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एडेड, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एडेड एक है वेक्टर ए, एक है वेक्टर बी, है ना? यानी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एडेड। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इसको ऐड किया जाता है। इसका रिजल्टेंट जो आएगा वह वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होना चाहिए, सच दैट रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा वह जो है वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होना चाहिए। आगे क्वेश्चन में कहा गया है वेक्टर ए और वेक्टर बी को इस तरह से जोड़ा गया है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को इस तरह से जोड़ा गया है कि जो रिजल्टेंट है वेक्टर बी का 0.6 टाइम्स है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर इज 0.6 टाइम्स। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। आगे आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल बताओ। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। चलिए यहां देखिए, कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है आपका वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एडेड। वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड किया जा रहा है, एडेड सच दैट रिजल्टेंट वेक्टर जो है परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज 0.6 टाइम्स
है ना, 0.6 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कुछ नहीं, बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी है। दो वेक्टर इतना तो पता है, चलो दो वेक्टर हम लोग बना देते हैं, दो वेक्टर हम लोग बना देते हैं। यह है वेक्टर ए, ऐसे करो, चलो यह है वेक्टर ए। आपको ध्यान रखना है कि रिजल्टिंग वेक्टर जो होना चाहिए वह वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि रिजल्टिंग वेक्टर जो होना चाहिए वह वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होना चाहिए। चलिए मान लीजिए कि वेक्टर ए है, रिजल्टिंग वेक्टर जो होता है वह टेल से टेल कनेक्ट होता है। रिजल्टिंग वेक्टर जो होता है वह टेल से टेल कनेक्ट होता है। वेक्टर ए के परपेंडिकुलर वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है रिजल्टिंग वेक्टर। वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है रिजल्टिंग वेक्टर। इसका मतलब है वेक्टर ए के टेल से रिजल्टिंग वेक्टर का टेल कनेक्ट होगा, है ना। इसका मतलब है कि रिजल्टिंग वेक्टर आपका ये है। यहां तो कोई दिक्कत है? यहां देखिए, नहीं समझ में आया? आपका क्वेश्चन क्या है जो पहले पढ़िए? आपका क्वेश्चन क्या है? आपको ध्यान क्या रखना है? एक है वेक्टर है, चलो वेक्टर ए बना दिए, वेक्टर ए बना दिए। आपको क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? आपको ध्यान रखना है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होना चाहिए वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होना चाहिए। आपका क्वेश्चन है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होना चाहिए वह वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होना चाहिए। चलो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो तो अगर ये वेक्टर ए है, अगर ये वेक्टर ए है, क्या है? ये वेक्टर ए है, ठीक है। ये क्या है? वेक्टर ए है, वेक्टर ए है। क्लियर है? यहां तक कहा जा रहा है कि रिजल्टिंग वेक्टर जो है वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि रिजल्टिंग वेक्टर ऐसे होगा, बोलो। वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है रिजल्टिंग वेक्टर, तो हम आपको बतलाए थे कि रिजल्टिंग वेक्टर तभी होगा वेक्टर ए मान लो इधर है और वेक्टर बी मान लो इधर है ना। वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इधर है। हम कहते थे, यहां पर हम आपको बतलाते थे कि वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना है। तो अब वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना है, तो हम बताए थे कि जब तक एक के हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट नहीं होगा जब तक ऐड नहीं कर सकते। हाँ, बशर्ते कि एंगल हम लोग बता सकते हैं टेल से टेल कनेक्ट करके कि हाँ दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है ना। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है ये हम बतला सकते हैं। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होना चाहिए रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखो तो वेक्टर ए को शिफ्ट करता था यहाँ, यही ना वेक्टर बी होता था। एक के हेड में दूसरे का टेल, यानी वेक्टर ए में वेक्टर बी तभी ऐड होगा जब एक के हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट है होना चाहिए, दूसरे का टेल कनेक्ट होना चाहिए। अब देखिए तो एक के हेड यहाँ है और दूसरे का जो ऐसे टेल यहाँ है, यानी वेक्टर बी का टेल यहाँ है, तो एक के हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट है, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा ना। और जो रिजल्टेंट वेक्टर होता था यही होता था ना, रिजल्टेंट वेक्टर जो होता था वो आपको यही होता था ना। बोलिए,
रिजल्टिंग वेक्टर जो होता था आपको यही होता था। तो रिजल्टिंग वेक्टर देखिए तो टेल से टेल कनेक्ट था ना, और हेड से हेड कनेक्ट था, बिल्कुल। तो कहा जा रहा है कि यहाँ वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होना चाहिए रिजल्टिंग वेक्टर। तो रिजल्टिंग वेक्टर यहाँ भी टेल से टेल कनेक्ट होगा ना, टेल से टेल कनेक्ट होगा और परपेंडिकुलर होना चाहिए। वेक्टर ए और रिजल्टिंग वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा, है ना, वेक्टर ए और रिजल्टिंग वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा, वेक्टर ए और रिजल्टिंग वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। बताया था ना, 90 डिग्री परपेंडिकुलर कहो, नॉर्मल कहो, है ना, बोले थे ना। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो तो ये रिजल्टिंग वेक्टर का डायरेक्शन सही दिया हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि रिजल्टिंग वेक्टर जो है वो टेल से टेल कनेक्ट होता, टेल से टेल कनेक्ट होता है। बोलो नहीं, चलो वेक्टर ए तो है, वेक्टर रिजल्टिंग वेक्टर भी हो गया, परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए की परपेंडिकुलर है रिजल्टिंग वेक्टर। चलो अब वेक्टर बी कैसे होगा? वेक्टर बी कैसे होगा? तो वेक्टर बी के हेड से, वेक्टर बी के हेड से रिजल्टेंट वेक्टर का हेड तो कनेक्टेड होना चाहिए ना। बोलो, रिजल्टेंट वेक्टर का हेड कनेक्ट होना चाहिए ना। बोलिए, अगर हम ऐसे बना दे, यह हो गया वेक्टर बी, यह हो गया क्या आपका वेक्टर बी, तो बताओ यह हो गया आपका वेक्टर बी। तो ये सही है वेक्टर बी बना हुआ? नहीं, क्योंकि वेक्टर बी में ऐड कर रहे हैं तब नहीं रिजल्टिंग वेक्टर आ रहा है, यानी वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी आपको इधर होगा ना, एक के हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट होगा तब ना ऐड होगा। बोलो, तब ना ऐड होगा। यानी आपका जो है परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है और ये जो है आपका वेक्टर बी है, और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, ये आपका वेक्टर ए है। वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल कितना डिग्री? 90 डिग्री। डायरेक्शन पर ध्यान रखेंगे, एरो पर ध्यान रखेंगे, समझे? एरो यदि गलती हुआ तो फिर गलत हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, कंप्यूटराइज आप लोग को कर देते हैं। वेक्टर बी आपका ये होगा। क्वेश्चन के हिसाब से वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है रिजल्टिंग वेक्टर। बात सही है, बात सही है, बिल्कुल। यानी यह आपका 90 डिग्री है। यह वेक्टर ए, यह वेक्टर बी, यह आपका रिजल्टेंट वेक्टर, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्वेश्चन में एक बात और बोला गया है, क्वेश्चन में एक बात और बोला गया है। क्या क्वेश्चन में बोला गया? यहां तक क्लियर हो गया? ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो गया, यानी रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं? वेक्टर ए वेक्टर बी कैसे हुआ, इसका डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में एक बात और आपको बोला गया है ना? क्या बोला गया? इस वाले लेंथ के मुकाबले, देख रहे हो, ये वाला जो लेंथ है, इस वाले लेंथ के मुकाबले, इस वाले लेंथ के अनुसार, है ना, ये वाला जो लेंथ है ना, ये वाला जो लेंथ है, दिखाई दे रहा है? ये वाले लेंथ के मुकाबले ये वाला जो लेंथ है, यह लेंथ 0.6 टाइम्स है। बात को समझे? ये वाला जो लेंथ है वो कितना है?
0.6 टाइम्स। मान लीजिए कि इसका लेंथ अगर x है, सपोज कर लो कि इसका लेंथ मान लो कि x, इसका इस ये वेक्टर b का लेंथ मान लो x है, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा? बोलो, इसका लेंथ क्या हो जाएगा? 0.6x? नहीं, इसका लेंथ अगर x है और ये वाला लेंथ के मुकाबले ये वाला लेंथ जो है 0.6 टाइम्स है, यानी 0.6x है। बोलो, अगर ये लेंथ x है तो ये लेंथ आपका क्या हो जाएगा? 0.6x। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि इस लेंथ के मुकाबले ये लेंथ जो है 0.6 टाइम्स है। आपसे पूछा जा रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है ना? आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है ना? अगर यह एंगल आपको मालूम करना है, यह एंगल अगर मालूम करना है आपको, इसका मतलब है कि यह बेस है। इसका मतलब है कि यह बेस है ना? यह बेस है आपका। बोलो, ये बेस हो गया ना? ये बेस हो गया। ये एंगल मालूम करना है, ये एंगल मालूम करना है ना? यानी ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। बोलो, यह बेस है और ये परपेंडिकुलर है। आप कहोगे कि कैसे ये बेस हो गया? आप कहोगे कि कैसे ये बेस हो गया? नहीं, आप कहोगे कि कैसे बेस हो गया? आपको कहा क्या जा रहा है? ये एंगल मालूम करने, ये एंगल मालूम करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको ये एंगल मालूम करने के लिए कहा जा रहा है। अभी हम सिखा देंगे आपको कि ये एंगल मालूम करने के लिए कहा जा रहा है सर, तो आप काहे इसी को बेस बोले? आप काहे इसको बेस बोले? इस अगर ये एंगल मालूम करना होता तब बेस पे बदल जाता, बिल्कुल बदल जाता। थीटा के 90, थीटा के सामने वाला जो साइड होता है, थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो कभी नहीं बदलता है। अगर मान लो कि तुम्हारा एंगल, अगर ट्रायंगल इस प्रकार से होता, ये 90 डिग्री होता, तो ये सामने वाला हाइपोटेनस होता, जिसको हिंदी में कर्ल कहते हैं, है ना? तो थीटा के यानी 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? और आपको कहा जा रहा है कि ये एंगल बताओ कि ये एंगल क्या होगा। अगर ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है तो देखिए तो कौन साइड पर दो एंगल आकर के लाइक कर रहा है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, कौन साइड पर दो एंगल आकर के लाइक कर रहा है। अगर ये एंगल आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है तो ये एंगल भी लाई कर रहा है इस साइड पर और ये एंगल भी लाई कर रहा है इस साइड पर, है ना? तो जब दो एंगल किसी साइड पर लाई करता है, वह साइड जो होगा वो आपका बेस होगा। वो क्या होगा? बेस होगा। तो जब ये हाइपोटेनस, ये बेस, तो ये परपेंडिकुलर नहीं, ये हाइपोटेनस, ये बेस, तो ये परपेंडिकुलर। बोलिए, नहीं। अगर आपको ये बेस कहा था कि ये एंगल बताओ कि ये एंगल क्या होगा, तो आप ये देखते कि कौन से साइड पर, कौन से साइड पर जो है, कौन से साइड पर दो एंगल आकर के लाइक कर रहा है। अगर आपको ये एंगल पता करना होता, ठीक है, ये एंगल नहीं पता करने के लिए कहा जाता आपका, ठीक है, ये एंगल आपको नहीं पता करने के लिए कहा जाता, है ना? ये एंगल आपको नहीं पता करने के लिए कहा जाता है, ये थोड़ा सा इसको हटा दो, है ना? ये एंगल नहीं पता करने के लिए आपको कहा जाता, ठीक है।
आपको ये एंगल पता करने के लिए कहा जा रहा है कि ये एंगल आप बताओ, है ना। तो आप बेस कौन सा बताओगे, बेस कैसे मानोगे, तो ये तो हाइपोटेनस हो गया, इसमें तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है ना। अब देखो तो ये एंगल पर ये साइड पर दो एंगल लाई कर रहा है, नहीं, ये साइड पर देखो ये भी लाई कर रहा है, ये भी लाई कर रहा है, और ये भी लाई कर रहा है, यानी ये आपका क्या हो गया, बेस। ये आपका क्या हो गया, बेस। पहले कौन था बेस, ये। इस एंगल के अनुसार बेस कौन सा हो गया, ये। जब ये बेस ये हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर, बोलो, ये परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ, यहां तो कोई दिक्कत है नहीं, यहां तो कोई परेशानी नहीं। तो आप परपेंडिकुलर कैसे पहचानोगे, सपोज कर लो कि इसमें आपको यदि परपेंडिकुलर पहचानने के लिए कहा जाए, अब सॉरी बेस पहचानने के लिए कहा जाए, तो देखो ये 90 डिग्री है, कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये आपको हाइपोटेनस हो गया, ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेनस। अब कहा जा रहा है अगर ये एंगल है, अगर ये एंगल है तो ये, अगर ये एंगल है तो देखो यहां देखिए, तो आपको कहा जा रहा है कि ये 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस होगा, और जब ये हाइपोटेनस होगा तो हमें बेस और परपेंडिकुलर मालूम करना है। तो अगर हमको सिर्फ ये एंगल निकालने के लिए कोई कह देता है कि बताओ ये एंगल क्या होगा, तो हमें क्या सोचना है कि इसके लिए बेस कौन होगा और इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा। ठीक है, हाइपोटेनस तो पता है कि ये है ना। अगर ये बेस है, सॉरी अगर ये एंगल मालूम करना है आपको, तो ये हाइपोटेनस, ये तो पता है। अगर ये एंगल आपको मालूम करना है, तो देखिए कि ये एंगल आपको मालूम करना है ना, तो ये एंगल मालूम करना है, तो कौन साइड पर दो एंगल जाकर के लाई कर रहा है, गिर रहा है, तो इस साइड पर ये एंगल भी जाकर के लाई कर रहा है, और और इस साइड पर ये एंगल भी जाकर के लाई कर रहा है, यानी ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, बेस। ये क्या होगा, बेस। बेस पर ना सब लाई करेगा, बोलो, बेस पर ना लाई करेगा, कोई दूसरा चीज पर लाई करता है नहीं ना। अब पूरा बिल्डिंग भी बना रहता है तो बेस पर हर एक जो है, हर एक जितना भी आप पिलर देते हैं सारा बेस पर ही लाई करता है, सारा बेस पर ही गिरता है। उसी प्रकार से समझो, ठीक है, कि ये एंगल भी बेस पर, इस पर गिर रहा है, ये एंगल भी इस पर गिर रहा है, यानी दो एंगल इस पर गिर रहा है, यानी ये आपका जो हो गया, ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया। जब ये बेस, ये हाइपोटेनस, तो ये आपका परपेंडिकुलर है ना। ठीक उसी प्रकार से अगर ये एंगल आपको पता करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप ये समझ रखिए कि ये तो हाइपोटेनस है, इसको तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस ही होता है ना। और ये एंगल अगर पता करना है, तो ये एंगल भी इस पर जाकर लाई कर रहा है, ये एंगल भी इस पर जाकर के लाई कर रहा है, यानी ये आपका बेस होगा और ये आपका परपेंडिकुलर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पहचानने के लिए आ गया कि कैसे जो है हम बेस को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम बेस को आइडेंटिफाई करेंगे, और कैसे जो है हम परपेंडिकुलर को आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। और कैसे हम जो है क्या चीज का आइडेंटिफाई करेंगे, बोलिए, और कैसे हम हाइपोटेनस को आइडेंटिफाई कर देंगे। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत है, चलो एक ट्रायंगल और आपको दिया गया है, एक ट्रायंगल और आपको दिया गया है। मान लीजिए इस ट्रायंगल में यह एंगल के अनुसार बेस मालूम करना हो, मान लो इस ट्रायंगल में यह एंगल के अनुसार बेस आपको मालूम करना हो, तो यह देखना है कि दो एंगल किस साइड पर लाई कर रहा है ना। आप देख रहे हैं कि दो एंगल जो है इस साइड पर गिर रहा है ना, इस साइड पर गिर रहा है ना दो एंगल, बोलो, ये एंगल भी गिर रहा है 90 डिग्री वाले भी, और जो आपसे पूछा जा रहा है वो एंगल भी गिरेगा,
है ना। इसका मतलब कि बेस है जो है आपका ये है, बेस आपका कौन सा है, बेस आपका ये है। मान लीजिए कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर इस एंगल के बारे में पूछा जाए, अगर इस एंगल के बारे में पूछा जाए तो बेस आपका यह होगा, बेस आपका ये होगा और परपेंडिकुलर आपका ये होगा। अगर ये एंगल दिया हुआ है या कहीं ये एंगल अगर हमें पता करना है तो बेस आपका ये होगा, बेस आपका ये होगा, क्योंकि दो एंगल इस साइड पर जाकर के गिर रहा है ना। तो बेस आपका ये होगा और परपेंडिकुलर जो है आपका ये होगा। मान लीजिए कि इसका लेंथ 3 है, इसका लेंथ 4 है, तो इसका लेंथ 5 हो जाएगा। अगर आप ये एंगल को मेजर करोगे तो 37 डिग्री आएगा, ये एंगल को मेजर करोगे तो 53 डिग्री आएगा। अगर आप इस एंगल को मेजर करोगे तो 37 डिग्री आएगा और इस एंगल को अगर आप मेजर करोगे तो 53 डिग्री आएगा। कैसे आएगा? ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये क्या है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर आप इस एंगल को बारे में मेजर करते हैं, अगर आप ये एंगल के बारे में मेजर करना चाहते हैं कि ये एंगल क्या है, तो ये एंगल जो है आपका 37 डिग्री आएगा और ये एंगल जो है आपका 53 डिग्री आएगा। अब कहोगे कि कैसे आएगा? अब आप कहिएगा कि कैसे आएगा, है ना। मान लीजिए कि आपको ये एंगल निकालना है ना। आपको कौन सा एंगल निकालना है? ये एंगल निकालना है। ठीक है, आपको कौन सा एंगल निकालना है? ये एंगल निकालना है। तो जहां पर भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, जहां पर भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, यानी एक को 90 डिग्री हो, तो हम ये एंगल भी पता कर सकते हैं, ये एंगल भी पता कर सकते हैं। ठीक है, ये एंगल भी पता कर सकते हैं और ये एंगल भी पता कर सकते हैं। अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो, यानी एक कोण अगर 90 डिग्री बन रहा हो, ठीक है, तो हम ये एंगल भी पता कर सकते हैं और ये एंगल भी पता कर सकते हैं। अगर ये 90 डिग्री, ये 37 डिग्री, तो ये एंगल पता हो जाएगा कि नहीं? बोलो, होगा कि नहीं? तो साइन थीटा का यूज कर सकते हैं या टेन थीटा का यूज कर सकते हैं या कॉस थीटा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस एंगल निकालने के लिए, ये एंगल निकालने के लिए आप साइन थीटा का भी यूज कर सकते हैं, टेन थीटा का भी यूज कर सकते हैं या आप कॉस थीटा का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां क्या क्या दिया हुआ है? बेस आपका दिया हुआ है, बेस आपका दिया हुआ है। ठीक है, आपका क्या दिया हुआ है? बेस आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है। अगर ये एंगल दिया हुआ है और ये एंगल 53 डिग्री होगा ना। चलो, ये अगर ये साइड आपका दिया हुआ है, ये साइड भी दिया हुआ है और ये साइड भी दिया हुआ है। नहीं तो ये साइड अगर दिया हुआ है, ये साइड दिया हुआ है, तो ये साइड तो आप निकाल लीजिएगा, निकाल लीजिएगा ना। दो साइड दिया हुआ है तो इसको आप पाइथागोरस थ्योरम पुट कीजिएगा, कर्ल स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पुट कीजिएगा तो हो जाएगा ना। बोलो, चलो। तो अगर ये बेस, ये मतलब ये साइड हमको अगर पता है, ये साइड पता है, तो ये साइड पता हो जाएगा। यहां तक क्लियर कर लीजिएगा, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अगर ये एंगल 90 डिग्री हमको पता है,
साइड तो हमको पता है, साइड तो हमको पता है। बात को समझ में आया? यानी साइड हमें पता है, दो साइड हमें पता है, एक एंगल भी 90 डिग्री पता है, तो ये साइड, ये एंगल हम निकाल सकते हैं। इस एंगल के लिए आप साइन थीटा का भी यूज कर सकते हैं, टैन थीटा का भी यूज कर सकते हैं, कॉस थीटा का भी यूज कर सकते हैं, है ना। आप साइन थीटा का यूज कर सकते हैं, टैन थीटा का यूज कर सकते हैं, कॉस थीटा का यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हो। बात को समझ में आया? कुछ भी यूज कर सकते हो। अगर हम साइन थीटा का यूज करते हैं, ठीक है, अगर हम साइन थीटा का यूज करते हैं, अगर हम साइन थीटा का यूज करते हैं, कॉस थीटा का यूज करते हैं और टैन थीटा का यूज करते हैं, हमें साइड दिया हुआ है 4 और 3, हम 5 तो ला सकते हैं। हमें एक एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री। जैसे 90 डिग्री आप देख रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो एंगल पता करने के लिए, कोई भी एंगल पता करने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा का भी यूज किया जा सकता है, कॉस थीटा का भी यूज किया जा सकता है, टैन थीटा का भी यूज किया जा सकता है। समझ में आई बात को? सिर्फ आप ये ध्यान रखिएगा कि बेस जो है बदलते रहता है। यहां ध्यान दीजिए, ये एंगल, अगर ये साइड दिया हुआ है, ये साइड दिया हुआ है, ये साइड पता कर लेंगे। ये एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, है ना, ये एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री। अगर हम साइन थीटा का यूज करें ये एंगल निकालने के लिए, तो साइन थीटा का जब हम यूज करेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, होगा ना। अगर हम ये एंगल निकालने के लिए साइन थीटा का यूज करते हैं, अगर हम ये एंगल निकालने के लिए साइन थीटा का यूज करते हैं, तो साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर, है ना। साइन थीटा का यूज अगर करना है आपको, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की जरूरत है। साइन थीटा का यूज जब करिएगा तो परपेंडिकुलर हमको चाहिए और हाइपोटेनस चाहिए, है ना। यानी इस एंगल निकाल रहे हैं आप, अगर आप ये एंगल निकाल रहे हैं, अगर आप ये एंगल निकाल रहे हैं, इसमें अगर आप साइन थीटा का यूज कर रहे हैं, अगर आप ये एंगल निकाल रहे हैं और आप साइन थीटा का यूज कर रहे हैं ये एंगल निकालने के लिए, तो आपको जो है परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोटेनस चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोटेनस चाहिए, है ना। अगर ये परपेंडिकुलर आपको पता है, हाइपोटेनस पता है, तो साइन थीटा से ये एंगल निकल जाएगा। बात को समझ में आया? बात को समझे? अगर हमें साइन थीटा यूज करना है, हम कहें कि नहीं साइन थीटा का यूज करके हम इस एंगल को निकालेंगे, अगर हम कहें कि साइन थीटा का यूज करके हम ये एंगल को निकालेंगे, समझ गए? तो साइन थीटा का यूज करके हम अगर हम इस एंगल को निकाल रहे हैं, तो साइन थीटा जब हम यूज करेंगे तो हमें परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोटेनस चाहिए। अगर परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेनस मालूम है, ठीक है, अगर परपेंडिकुलर मालूम है और हाइपोटेनस मालूम है, अगर परपेंडिकुलर मालूम है और हाइपोटेनस मालूम है, ठीक है,
तब हम साइन थीटा यूज करके हम ये एंगल को निकाल सकते हैं, है ठीक है। अगर हमें ये एंगल निकालना है और हमें साइन थीटा का यूज करना है, तो ये एंगल अगर आपको निकालना है तो इसके लिए बेस कौन सा हो जाएगा, बोलिए इसके लिए बेस कौन सा हो जाएगा। तो दो साइड यानी कौन से साइड पर दो एंगल लाई कर रहा है, यानी ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपको परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, यानी ये आपको बेस हो जाएगा, ये आपको परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर 4 है अपॉन बेस आपका 3 है, 4/3 आ जाएगा। 4/3 पता होना चाहिए कि किसका वैल्यू होता है, ठीक है। तो आपका एंगल आ जाएगा, वो एंगल 53 जो ऐसे वो आपको एंगल पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस पर हम कल डिस्कस और करेंगे, इस पर हम और कल डिस्कस करेंगे या अभी ही करेंगे, ठीक है। चलते हैं।